हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज डेट है 12 सितंबर 2023। ये हमारा हिंदू दिल्ली एडिशन। इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम आज कवर करेंगे। पहला हमारा आर्टिकल है लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ हिस्टोरिक स्टेप। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है। रिसेंटली आपको पता ही होगा G20 मीटिंग इंडिया ने होस्ट की थी, जिसमें एक इनिशिएटिव इंडिया ने ये लॉन्च किया कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इंडिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, जिसका सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज ने किया है, लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एक्सेट्रा। और इसमें मोहम्मद बिन सलमान की स्टेट विजिट जो अभी हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उन्होंने भी इसमें अपनी खुशी व्यक्त की कि जो कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के तहत हुई थी, लेकिन इस इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी सहमति मंजूरी दे दी है। अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिंग द टू कंट्रीज, द कॉरिडोर विल बी हेल्प इन इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिजिटलाइजेशन की फील्ड में भी ये काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्रेटिट्यूड व्यक्त करके किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया से, जो इंडियन रेसिडेंट रहते हैं, एज अ वर्कर काम करते हैं, उनके लिए जो अच्छी व्यवस्था की उस पर भी अपनी खुशी दर्ज की है। उसके बाद ये मीटिंग उन्होंने, साथ ही में ये पहली मीटिंग हुई थी जब इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने पार्टिसिपेट किया था। It also comes week after Saudi Arabia becomes member of the BRICS 5, BRICS+5 में सऊदी अरेबिया, यूथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें ब्रिक्स+5 करके सऊदी अरेबिया भी एक पार्ट बना। ये उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कही जा सकती है। इस डिस्कशन में डिफेंस को लेकर, एनर्जी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म, स्पेस इंडस्ट्रीज आदि को लेकर बातें हुई। ये आर्टिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंट आर्टिकल में यही ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया। सो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया क्यों। एक तो एनर्जी एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑयल प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आप देख ही रहे हो कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ये आर्टिकल आपके GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल ग्रुपिंग एंड मल्टीलेटरल ग्रुपिंग के हिसाब से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और पहले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये देखिएगा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया का क्या स्टेक रहेगा इसमें, और कि किस लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है इंडिया के लिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल है रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, उसने डेवलप किया है एक नोवल अप्रोच टू डिटेक्ट किल कैंसर सेल्स को मारने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मीन्स एक स्ट्रेटजी लॉन्च की है, जो कि क्या होगी, जो कि इनिशियली डिटेक्ट करेगी कैंसर सेल्स को, उनको मारने के लिए भी उपयोगी साबित होगी, स्पेशली जो कि एक फॉर्म सॉलिड ट्यूमर मास बनाती है सेल्स, कैंसर सेल्स। IISc ने क्या किया, हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स जो कि गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड को मिला करके बनाया, जो कि कैंसर सेल्स को नष्ट करेगा, किसके द्वारा, हीट के द्वारा, एक्सट्रीम हीट के द्वारा, एंड इनेबल, और उनकी डिटेक्शन कैसे होगी, साउंड वेव्स के द्वारा। इसमें आगे इन्होंने बोला कॉपर सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स हैव प्रीवियसली रिसीव्ड अटेंशन फॉर द एप्लीकेशन इन कैंसर डायग्नोसिस। में भी पहले ही कॉपर सल्फाइड का यूज हुआ जा चुका है एट अ ग्लोबल लेवल, लेकिन गोल्ड नैनो पार्टिकल विच कैन बी केमिकली मॉडिफाइड टू टारगेट कैंसर हैव शोन एंटी कैंसर इफेक्ट। लेकिन अभी गोल्ड के नैनो पार्टिकल के रूप में यूज करना एक कारगर साबित हो सकता है। इसमें IISc ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। When light is shined
these hybrid nanoparticles of copper sulfide and gold के वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और हीट को जनरेट करेंगे जो कि कैंसर सेल्स को मारने में सहायक होंगे. These nanoparticles also produce singlet oxygen atoms that were toxic for the cell. ये nanoparticles साथ ही में एक सिंगलेट ऑक्सीजन एटम्स मीन्स ओ भी बनाएंगी जो क्या करेगी, टॉक्सिक रहेगी फॉर दीज कैंसर सेल्स के लिए, मीन्स मारने के लिए ये भी साबित रहेगा, साथ साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा. यू वांट बोथ दीज मैकेनिज्म्स टू किल द कैंसर सेल्स. उन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स क्या क्या हैं कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए, लाइक सीटी स्कैन, MRI स्कैन, रिक्वायर ट्रेन रेडियोलॉजी प्रोफेशनल टू डिस्फर द इमेजेस. मैंने ये बताया कि हाँ हमारे पास ये उपलब्धता तो है कि यही करने की, लेकिन उनके लिए हमको चाहिए पड़ेगी ट्रेनिंग ऑफ रेडियोलॉजी जो कि अभी इस टाइम पर इतनी उस हद तक नहीं पहुंची है. उन्होंने आगे बोला था फोटो अकोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो पार्टिकल्स अलाउ देम टू एब्जॉर्ब लाइट एंड जनरेट अल्ट्रासाउंड वेव्स. वो लाइट जनरेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, हीट जनरेट करेंगे और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो कि डिटेक्ट करेंगी कैंसर सेल्स किस पोजीशन पर लोकेटेड है. As sound waves scatter less when they pass through tissues compared to lights. उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड का यूज करने में क्यों क्या साबित हो सकता है, मीन्स क्यों यूज हो रही है. उन्होंने बोला कि लाइट जैसे कि पास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो क्या कहती है, स्कैटर हो जाती है, जैसे फैल जाती है चारों तरफ. लेकिन साउंड की ऐसे है कि ये कम स्कैटरिंग फ्लो करती है और डायरेक्ट लाइन में भी जाने का ट्राई करती है. इसलिए इन्होंने यूज किया ultrasound waves can also provide better clarity and can be used to measure the oxygen saturation in the tumor. Tumors means cancer cells का solid mass. उन्होंने ये बोला कि नैनो पार्टिकल्स हैव लिमिटेड एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. अर्लियर इंसिडेंट्स में ISC ने क्या किया था, नैनो पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी थी इसलिए वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने साइज को कर दिया 8 नैनोमीटर से भी कम. सो स्मॉल साइजेस क्या करेंगी, ह्यूमन बॉडी से नेचुरली रिलीज हो जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा. एल्दो एक्सटेंसिव स्टडीज हैव टू बी कैरिड आउट. सो ये आर्टिकल आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू GS1 साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट है. दूसरी बात आपके में GS3 में साइंस एंड टेक की में एक सब टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी. उसमें क्या क्या यूजेस है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं UPSC ने और फर्दर मेंस में पूछ सकते हो. तो आप एक ऐसा पॉइंट यूज कर सकते हो कि ये कैंसर सेल्स में भी यूज हो रही है बाय IISc. सो ये आर्टिकल आपके GS3 पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं, क्या क्या यूज हुआ है, लाइक कॉपर सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स एंड गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स यूज हुए हैं. सो बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर. तो ये आर्टिकल है इंडियाज मूवमेंट. रिसेंटली G20 समिट को इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और इसमें ये बोला है कि G20 समिट जो इंडिया में हुई एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाकर लेकर आई है जिसमें जो चेंजिंग वाइडर वर्ल्ड है, जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, वाइडर वर्ल्ड की सर्कमस्टांसेस चेंज हो, उस हिसाब से एक अच्छा इवॉल्विंग फ्रेमवर्क तैयार किया है इंडिया की तरफ से, जिसमें रिजल्टेड इन मेजर सक्सेस विद द अनएनिमिस अडॉप्टेशन बाय द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो इंडिया ने G20 समिट के एंड होने पर लॉन्च किया, उसमें देखा गया कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने अपने साइन कर दिया है, मींस वो एग्री करती हैं, जो कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी कंसेंसस बेस्ड नहीं हो पा रही थी, वो इंडिया की तरफ से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में पेश हो गई है. ये बहुत बड़ी बात है. जो इंडोनेशिया में G20 निगोशिएशन हुआ था 2022 में, तो उसमें रशिया को क्रिटिसाइज किया था यूक्रेन रशिया इन्वेजन की वजह से, जिसमें कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रही थी. क्यों? क्योंकि रशिया एंड चाइना ने इसके अगेंस्ट अपने पॉइंट्स रखे थे. लेकिन वही इंडिया में देखा जाए तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में डायरेक्टली रशिया यूक्रेन इन्वेजन का मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए ये कंसेंसस बिल्डअप हो पाई है. इसमें इन्होंने बोला कि इंडिया ने मिडिल पाथ की पॉलिसी को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रखा है. और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ एंड बिकमिंग अ लीडर ग्लोबल साउथ. आपको पता ही है रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को इंडिया की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता में एक परमानेंट सदस्य बना दिया गया है, जिससे अब ये ग्रुपिंग कहलाएगी G21. इसकी फॉर्मल
नेमिंग तो अभी नहीं हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि इसको G21 ही माना जाएगा। तो ग्लोबल साउथ के रूप में इंडिया ने एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बहुत टाइम से लगी हुई थी कि ग्लोबल कंसेंसस बिल्डअप हो रेगुलेशन के लिए। और जो 10 ट्रिलियन नीडेड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, जो 10 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जरूरी था, उस पर भी बिल्डिंग अप हुई है कि हाँ हम करेंगे। लेकिन जो डेडलाइन फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करते हुए फेज आउट डेडलाइन कोई भी डिसाइड नहीं हुई, ये इसका ड्रॉबैक मान सकते हैं। और साथ में अदर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ 55 मेंबर, ये मैंने बता ही दिया कि इंडिया ने पार्ट बनाया। दूसरी बात, एक इनिशिएटिव और लॉन्च हुआ है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें क्या होगा, सारी कंट्रीज अराउंड पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग करेंगी, जिससे कि ग्लोबल एमिशन कम होगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। दूसरी बात, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर खोला जाएगा, जिसमें यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा विद प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज के साथ। G20 आउटसाइड द ऑर्डिनरी सिंगल वेन्यू टेम्पलेट टू होल्ड इंडिया की डाइवर्सिटी को यहाँ पर बताया गया है कैसे कि 200 मीटिंग इन ओवर 60 सिटीज में हुई है, जिसमें लगभग 1 लाख ऑफिशियल फ्रॉम 125 कंट्रीज ने विजिट किया है डिफरेंट सिटीज में इंडिया में। Above all, India G20 leaves an unequivocal mark in its attempt to popularize and organize CNTL as a state and body. अभी तक इंडिया की ये मीटिंग होने से पहले इसको पता क्या मानते थे G20 को, एक बोरिंग टॉक्स ऑफ, जिसमें लोग आएंगे बैठेंगे अपनी बातचीत रखेंगे और एक डिक्लेरेशन बनकर तैयार। लेकिन इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये देखा गया कि G20 समिट कैसे एक इफेक्टिव मेजरमेंट साबित हो सकती है, कैसे इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन हो सकता है, कैसे इसमें ग्लोबल साउथ की बात हो सकती है, कैसे इसमें डिसीजन एक दूसरे के साथ बिल्डअप किए जा सकते हैं, और कैसे रियल चेंज ला सकते हैं। ये इंडिया की प्रेसिडेंसी में हो विद ग्लोबल पॉपुलेशन के साथ। बेसिकली इंडिया की जो फिलोसफी थी ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम को इन्होंने इंडिया ने सही से साबित किया। सो ये आर्टिकल आपके पॉइंट ऑफ GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की प्रेसिडेंसी होल्ड किया है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस साल नहीं तो अगली साल, चांसेस बनने की बहुत सारी चीजें से। और हाँ, ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है राइडिंग इंडिया फूड इनसिक्योरिटी पे रिलेटेड है। हमें बता दें पहले कि GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, और GS2 में सोशल जस्टिस टॉपिक हो उसमें भी हेल्थ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल। सो इसमें बोला गया इंडिया में भी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी तो बन सक रही है, लेकिन फूड प्राइस इन्फ्लेशन की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जा रही है। ये स्टार्टिंग हो गई थी 2019 से, जो कि दिन प्रति वर्ष बढ़ती ही चली जा रही है। और इन जुलाई दिस ईयर अराउंड प्राइस इन्फ्लेशन 11% को भी पार करेगा। रिसेंटली FAO की रिपोर्ट्स स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने बोला है that proportion of population across countries unable to afford a healthy diet अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है आधे से ज्यादा कंट्रीज, ये डाटा पॉइंट बताया गया। उन्होंने फर्दर स्टडी में बोला दैट इन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो मुंबई सिटी में एक थाली की कॉस्ट में जो इन्फ्लेशन आया है मीन्स उसमें अराउंड 65% प्राइस राइज हुआ है। तो वहीं वहां के वर्कर्स का देखिए, एवरेज बेस वर्कर्स ओनली 38% बढ़ा है, वहीं सैलरीड वर्कर्स का बेस 28% बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है कि जब फूड प्राइसेस इतना 68% से आगे बढ़ रही है, वहीं वेजेस एंड सैलरीज की मार्जिन बहुत कम रेशियो से बढ़ रही है। प्रेवलेंस ऑफ अनेमिया मोस्टली इंड्यूस्ड बाय द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी अनेमिया और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के बारे में बोला इन 2019 2021 के सर्वे में।
अराउंड 50% ऑफ एडल्ट वुमेन इन इंडिया इज अनेमिक। समझ सकते हो कि नहीं वर्स्ट कंडीशन है। Ensuring that India's have access to be healthy diet is the most important task of economic policy today. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑथर ने बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्राइस इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो भी इसको मैच करने के लिए अभी कारगर साबित नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो शॉक लग रहे हैं ना वो सप्लाई साइड से लग रहा है। सप्लाई साइड की वजह से प्राइस राइज इन्फ्लेशन हो रहा है। सो हमको सप्लाई साइड को मेजर आउट करना चाहिए, ना कि डिमांड साइड को। There was also the reliance on requirement prices rather than productivity increase to ensure the farm's income. Recently हम लोगों का था डबलिंग फार्मर्स इनकम, पर जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। उन्होंने ये भी बोला है कि हम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ रिक्वायरमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान दें, लाइक फार्मर्स इनकम डबलिंग। इसमें इन्होंने बोला कि हमको दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था एम एस स्वामीनाथन के अंडर में, तो हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब दूसरा हमको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चाहिए जो हम लोगों की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे, जो कि राइजिंग प्राइस इन्फ्लेशन को कम करे। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अच्छे हैं, लाइक कैश ट्रांसफर, पीडीसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड प्रायोरिटी लेंडिंग सफिशिएंट, लेकिन वो अभी इतने सफिशिएंट नहीं है कि जो प्राइस इन्फ्लेशन को काउंटर कर सके। सो इन्होंने लास्ट में बोला कि इनिशिएटिव क्या क्या लेना चाहिए। It has been pointed out for some times that increased public expenditure on irrigation is not reflecting। कहने को हम इरिगेशन की फैसिलिटीज में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन इरिगेटेड एरियाज उतनी हद तक नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन उतनी हद तक नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने आगे बोला कि इंडिया की नेटवर्क ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको रिफॉर्म होना पड़ेगा, रीनाइजाइट होना पड़ेगा, इंडिया की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही काम नहीं कर पाएगी, उसको स्टेट का सपोर्ट भी चाहिए पड़ेगा, जो कि फेडरलिज्म को बहुत हद तक कारगर करेगा। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी हद तक मीन्स अपने लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलावा कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है या नहीं कर रही, या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मुद्दे पर काम करेगी। सो आर्टिकल GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और GS2 में वल्नरेबल सोसाइटीज सेक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है, क्यों इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर हो रहा है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एस्पेक्ट से। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल रिसेंटली एक कि बीजिंग चाइना की इकोनॉमी कैसे ब्रिंगिंग डाउन हो रही, मीन गिर रही है, तो उसमें बोला कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज फीलिंग फॉल द पास्ट मंथ। उन्होंने इसका रीजन बोला है कि चाइना की जीडीपी ओनली इन्वेस्टमेंट से फ्यूल है, ना कि डोमेस्टिक कंजप्शन से। डोमेस्टिक कंजप्शन अराउंड मात्र 34% है, तो वही इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ इस जीडीपी को होल्ड आउट करती है। मीन्स इन्होंने ये बोला कि चाइना की इकोनॉमी जो गिर रही है उसका एक रीजन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये आपको पता है कोविड रिस्ट्रिक्शन जो लगी थी चाइना में, उस वजह से इन्वेस्टमेंट, और जो ट्रेड वार यूएस में से चाइना ट्रेड वार चल रहा है उस वजह से भी इन्वेस्टमेंट वहां से दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, तो इससे एक सेटबैक लगा है चाइना को और इसकी इकोनॉमी गिर रही है। सो उन्होंने इसमें ये बोला कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमको डोमेस्टिक कंजप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो चाइना की जैसी हालत हो जाएगी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है ग्रेशम्स लॉ, व्हाट हैपेंड व्हेन गवर्नमेंट्स फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट। इसमें एक टर्म देखिए आप, ग्रेशम्स लॉ। इसमें ये बोला गया है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये इंग्लिश फाइनेंशियल थॉमस ग्रेशम के नाम पर है। इसमें ये बोला है, ये कब आया था, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका लास्ट ईयर। ये टर्म तब यूज हुआ है जब सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिए। मींस एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट होते हैं, और फिक्स एक्सचेंज रेट करने बिटवीन द श्रीलंका रूपी एंड द यूएस डॉलर। इसमें ये बोला कि व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू मनी और करेंसी इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट एट द सर्टेन रेशियो पर फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या
एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट एक्सचेंज रेट से डिफरेंट होगा, तब ऐसी सिचुएशन आती है। और सच प्राइस फिक्सिंग कॉजेज द अंडर वैल्यू करेंसी मीन्स, अगर देखो श्रीलंका ने अपना श्रीलंका ने अपनी रुपया जो करेंसी है वहां की, उसको यूएस डॉलर की कंपेयर में फिक्स कर दी, तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू करेंसी की गिरेगी श्रीलंका की। The overvalued currency, on the other hand, remains in circulation, but it does not find enough buyer. इसमें when the price of currency is fixed by the government at a level below the market rate, the currency supply stops while the demand बढ़ेगी, supply घटेगी, इससे क्या होगा, करेंसी शॉर्टेज होगी, तो डिमांड द करेंसी outpacing supply. It applies not just to paper currency but also commodities like goods, gold, commodities, etc. Whether it is used as money or not, is fixed average such that it becomes undervalued when compared to the market exchange rate. This causes commodity to disappear from the formal market. Sometimes countries even witness the outflow of certain goods through their borders when they are falsely undervalued to government. इसमें ये बोला है कि श्रीलंका की सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक ने 200 श्रीलंका रुपीस पर डॉलर पर फिक्स कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, रुपी तो ओवर वैल्यू हो जाएगा, लेकिन यूएस डॉलर अंडर वैल्यू होकर मार्केट से बाहर निकल सकता है। परचेज फॉरेन गुड्स देन हैड टू बी, लेकिन और दूसरी साइड ये भी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट ने अभी फिक्स कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए मोर देन 200 श्रीलंका रुपीज फॉर ईच डॉलर पर बिक रहा हूँ, क्या गारंटी है, तो ब्लैक मार्केटिंग को भी ये फुलफिल करेगा। Gresham's law, however, holds true when the exchange rate between the currency is fixed under law by the government and the law is implemented effectively by the authority. This whenever a good money is derived is called, यहाँ पे एक दूसरा भी टर्म यूज थियर्स लॉस, इसमें ये बोला है जब गुड मनी ड्राइव आउट कर दे बैड मनी, गुड मनी इश्यूड बाय द प्राइवेट मनी एंड बैड मनी एज अ गवर्नमेंट मनी। ये किस बेसिस पर बोला है, क्रिप्टो करेंसीज के बेसिस पर बोला है। सो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बस एक चीज के लिए, फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी कि ग्रेसम लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट एंड क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और बस इतना ही पूछ सकती है जीएस 1 में आपकी पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इफेक्ट पूछेगी और क्या मीन्स होता है इसका, इस बारे में पूछेगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है डिक्लेरेशन रिफॉर्म्स G20 is a body for economic ties, not geopolitics says. चाइना की सी जिनपिंग का ना आना, वही फॉरेन मिनिस्टर, वहां के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट करना, और G20 को जियो पॉलिटिक्स ना किया, एक ये आर्टिकल में बताई गई बात। उन्होंने बोला कि बीजिंग वेलकम्स इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को वेलकम कर रहा है, और साथ में ये बोला कि G20 को एक जियो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज नहीं करना चाहिए, और जैसे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तो काउंटर पार्ट माना जा रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, लेकिन तब भी चाइना ने जैसे कि सपोर्ट किया है कि हाँ अच्छी बात है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि जो पेरिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली तो नहीं बोला कि BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्सेट्रा, लेकिन हाँ उनको भी इंक्लूसिव वे में ट्रीट करना चाहिए। और साथ में जब उनसे पूछा गया कि G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया के एग्रेशन मेंशन नहीं है, तो इसमें आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि चाइना की पोजीशन सेम रहेगी ऑन यूक्रेन इश्यूज इज कंस्टेंट एंड क्लियर, सो नो डाउट। उन्होंने यही बोला कि ओपन एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ही चाहिए दोनों पार्टीज को, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के साथ दोनों कंसेंसस पर आए, ऐसा उनका कहना था। The summit adopted a leaders' declaration which reflects China's position and said that the G20 would act in concrete way through a partnership, sending a positive signal of the G20 working together to tackle the global challenges and promote world economic recovery and global development. So, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल है। US वियतनाम वार्न्स अगेंस्ट थ्रेट इन साउथ चाइना। रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वियतनाम की स्टेट विजिट की थी, जहां पर उन्होंने बोला था कि थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए जो कि साउथ चाइना सी में दिखाया जा रहा है।
चाइना के द्वारा। उन्होंने साथ में ये बोला कि बीजिंग जो क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी में एक वन मैन शिप करके, उसमें कोई लीगल बेसिस नहीं है। उसको उसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या फिर यूएन क्लॉज के जो है उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसा जो बाइडेन का कहना है। They also called for freedom of navigation, overflight and unimpeded lawful commerce in South China Sea, जो कि होल्ड करता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड। वॉशिंगटन इज लॉगर हेड विद बीजिंग ऑन उनके इश्यूज। वॉशिंगटन मींस यूएस वर्सेस चाइना के इश्यूज, सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड को लेकर, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला गया। इसमें ये बोला कि वियतनाम एकमात्र एक उन कंट्री में से एक है जिन्होंने चाइना की जो 9 डेज लाइन है उसके अगेंस्ट आवाज उठाई है। ऐसे साथ में फिलीपींस ने भी चाइना के जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड वेसल को हरास करने का ट्राई किया। उन्होंने फिलीपींस ने भी अपनी ये बात रखी एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जो कि चाइना की 9 डेज लाइन के अगेंस्ट माना जा रहा है। सो थैंक यू। हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। और कोई सजेशन हो तो जरूर आप मुझको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। थैंक यू।